बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट फिज़िकल केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमें सीखना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड जो है ये दो चीज़ों से मिलके बना। वन इज़ इलेक्ट्रो, सेकंड इज़ केमिस्ट्री। रिमेंबर, word electro is concerned with electrical energy changes and chemistry is related with chemical energy. So ultimately the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरह की एनर्जीज़ को एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे वाइस वर्सा केस है, मतलब बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, एंड सम टाइम इलेक्ट्रिसिटी विल कॉज सम केमिकल रिएक्शंस, यानी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी से अब केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और केमिकल चेंजेस से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्जन बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ एनर्जीज, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is concerned with electricity और electrical energy। अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के लिए जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो के लिए हम पहले टाइप ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है, जिनमें से नहीं कर सकती। बेसिकली जो सब्सटेंस होता है वो तीन तरह का होता है। इट कुड बी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स वो चीज़ें हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकेगी। सेमी कंडक्टर वो हैं जिनमें अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। एंड पे हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। कंडक्टर बहुत अच्छी तरह इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन होने दे। तो अब किसी भी रिएक्शन को स्टडी करते हुए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज के लिए आपको एक ऐसे सब्सटेंस के, ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो ऐसे मटेरियल को आप कंडक्टर बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से गुजर सकती है। अब इसी बेस पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे। कंडक्टर मटेरियल की बेस पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं या दो तरह की कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रोड्यूस होती है दो तरह की कंडक्टेंस हमें देखने को मिलती है, पर ये डिपेंड करता है कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी या तो हम ओवरऑल कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। तो चार्जेस के फ़्लो को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। अब चार्जेस जो फ़्लो करते हैं वो आया के इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयंस हैं। इसी बेस पे हम इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वन इज़ कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, सेकंड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को आप इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो कंडक्टेंस है ये ज़्यादातर मेटल्स के अंदर होती है। मेटल्स हो जाएंगे, अलॉयज़ हो जाएंगे या ग्रेफाइट टाइप ऑफ नॉन मेटल। ये जो कंडक्टेंस है ये
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इस कंडक्टेंस को हम तभी मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको आप मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हो, क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी है मेटल्स में होती है और इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से होती है, यानी इसमें जो सोर्स ऑफ करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद एक बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन जब भी अपने न्यूक्लियस को छोड़ के जाएंगे वो फ़्लो हो रहे होंगे। मेटल के अंदर तो वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी जगह को फिल करने के लिए और इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, ये शफलिंग जारी रहती है, इसलिए कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होती पूरे बल्क के अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हो रही है उससे कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होगी। और फिर टेम्परेचर के साथ इस कंडक्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है, आप जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो कम पड़ जाएगी। उसकी एक वाज़ेह लॉजिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो रही है तो कंडक्टेंस को तो इंक्रीज़ करना चाहिए। दर हकीकत जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं डेफिनेटली वो किसी सरफेस एरिया में से फ़्लो करते हैं, किसी वायर में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से उन्होंने गुजरना होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक ख़ास इसकी लिमिट है, जब एक ख़ास मकदार में इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं वो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मूथ होगा। जैसे आप टेम्परेचर में इजाफा करेंगे एक वक्त में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसमें सिर्फ यही तो मोशन नहीं है, उसकी अपनी थर्मल एजिटेशंस भी होती हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से, उसकी अपनी कुछ रैंडम मोशंस होती हैं। उस इलेक्ट्रॉन को जो अपोजिट साइड पे इलेक्ट्रोड लगा होगा वो उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो अपनी थर्मल एजिटेशंस की वजह से दाएं बाएं मूवमेंट करेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देंगे। इन म्यूचुअल कोलिजन्स की वजह से उन इलेक्ट्रॉन के गुजरने का जो रास्ता होगा उन्हें तंग होता हुआ महसूस होगा, यानी वो डेविएट हो जाएंगे फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। अल्टीमेटली उन इलेक्ट्रॉन का गुजरना मुश्किल हुआ, हम कहते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो कम पड़ गई, बिकॉज कंडक्टेंस इज और इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When the flow of electron is distorted or disturbed due to the high temperature and more electron presence, ultimately the amount of electric current will be reduced or electronic conductance will be lowered with the increase of temperature. So here is a inverse relation between temperature and conductance. एंड पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की। मेटल्स हो सकती हैं, एलॉयज़ हो सकते हैं। एलॉयज़ आप सब जानते हो, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जो कनेक्ट करके आपस में फ्यूज़ करके हम एक नई चीज़ बनाते हैं। ग्रेफाइट इवन इट इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अब इसी के पैरेलल मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करूँगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स में से होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स हो सकते हैं, एक्वस सोल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड एक्वस सोल्यूशंस ऑफ बेसिस हो सकते हैं। इस तरह के सोल्यूशन में से जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ, जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ इस तरह आयंस का मूव करना। सो इट इज़ आल्सो अ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को आप करंट बोलते हो। फ़र्क सिर्फ इतना, यहाँ पे जो चार्जेस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में थे और वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक में वो इन फॉर्म ऑफ चार्जेस होंगे, आयंस, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ करंट आयंस है एंड हेयर द केमिकल चेंज इज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आयंस का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना और अक्सर आयन जाके अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपोजिशन हो जाती है उनकी। मतलब उस वहाँ पे उस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके उसी के सरफेस के हो रहे, वापस नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती ही महसूस होगी। हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है एफएससी क्लासेस में कि इलेक्ट्रोड्स में से कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सिलसिले को आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। तो अल्टीमेटली केमिकल चेंज विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन सक्सेसिव इलेक्ट्रोड्स ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ पे आयन की मूवमेंट होना, डिपॉजिट होना, डिपोजिशन होना, इससे केमिकल चेंज आ जाती है पूरे सिस्टम के अंदर।
और यहाँ मैं बताता चलूँ कॉन्ट्रेरी टू मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, यानी इसके बरक्स जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो करंट टेम्परेचर के बढ़ाने से उसके अमाउंट में इजाफा होता है। एज वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर सो द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वहाँ पे आयंस हैं। अगर करंट थोड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट की पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की डिसोसिएशन ही नहीं होगी, मतलब ना तो पॉजिटिव बनेंगे ना नेगेटिव बनेंगे, और जब वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो अल्टीमेटली फ्लो ऑफ करंट की तो बात ही नहीं। जैसे ही आप टेम्परेचर में इजाफा करते हैं अल्टीमेटली यू आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को तोड़ देते हो जल्दी जल्दी, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, जितने पॉजिटिव नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे उनका फ्लो उतना ज़्यादा होता है, मतलब उनकी मूवमेंट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। यहाँ भी अब बात है रेजिस्टेंस तो यहाँ भी थोड़ी बहुत है, लेकिन दो तरफा ट्रांसपोर्टेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अपने इलेक्ट्रोड पे चाहते हैं स्मूथली ये जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए, या जो भी रिएक्शन करें, रिडॉक्स रिएक्शन करें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अल्टीमेटली जो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन वो यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ही सिंगल केस है, वहाँ पे अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन भी मैटर करता है। सो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विल इंक्रीज ड्यू टू मोर डिसोसिएशन, बट इट विल डिक्रीज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शंस। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर केमिस्ट्री में एक अमाउंट को दो चीज़ें एक वक्त में अपोजिटली डिस्टर्ब कर रही हो, एक इंक्रीज़ कर रही हो, एक डिक्रीज़ कर रही हो, तो जो जर्नल ट्रेंड होगा केमिस्ट्री में हम उसी को बोलते हैं जो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन उतना मैटर नहीं करती जितना टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ डिसोसिएशन मैटर करती है। इसलिए मैं ये कहूँगा जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ डिसोसिएशन उसका इंक्रीज़ हो गया। सो यहाँ पे उसकी एग्जांपल मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एसिड्स के, बेसिस के, साल्ट्स के जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करते हैं, और यही बाइस बनते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। तो ये दो तरह की कंडक्टेंस जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके ये जो डिफरेंसेस हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करूँगा कुछ टर्म्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात होगी तो हमने ओहम्स लॉ पढ़ा है। फिजिक्स में हम इसको V = IR कहते हैं, यहाँ पे मैं E = IR कर देता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ी बता दूँगा आसानी क्यों करते हैं। केमिस्ट्री में जो पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो E से मेंशन किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, वहाँ पे V के साथ करते हैं हम। तो E = IR, E is the potential difference, I is the amount of current and R is the resistance. सो I इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो R विल बी द रेशियो ऑफ E एंड I. E is the potential difference and its unit is volt and the unit of current is ampere, so volt per ampere. This will be the unit of the resistance, it is called ohm. Ohm नामी साइंटिस्ट के नाम पे है ये यूनिट, it is ohm. So 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere. दर हकीकत रेजिस्टेंस है क्या? एक वायर में से जिसमें से करंट ने पास ऑन होना है, आपने उस वायर के दोनों साइड पे एक पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से ये फ्लो होगा करंट का, चार्जेस का, करंट फ्लो करेगा। सो यहाँ पे जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे या आयंस गुजरेंगे, जब भी उस रास्ते से गुजर रहे होंगे तो उस करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ज़रूर होगी। वो मैंने पहले बता दिया, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। साइज़ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर छोटा हो सकता है, थर्मल एजिटेशन ज़्यादा हो सकती हैं। तो जो आपस के कोलिजन्स हैं उस वजह से जो रेजिस्टेंस होगी पास ऑन होने में वो R से मेंशन की जाती है, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका यूनिट ओहम है। सो अगर हमें 1 ओहम को डिफ़ाइन करना होगा तो हम क्या करें? हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय a wire having potential difference 1 volt and when 1 ampere current passes through it, then the resistance offered by that wire is called 1 ohm. So हम इसको यूँ कहेंगे कि एक वायर है जिसमें पोटेंशियल 1 वोल्ट का पैदा किया गया करंट के पास होने के लिए, और जब उस वायर में से 1 एम्पियर करंट गुजरेगा तो जितनी रेजिस्टेंस वो वायर ऑफर करेगी उसे आप 1 ओहम बोलेंगे।
अब रेजिस्टेंस के बाद हम आगे चलते हैं। इस रेजिस्टेंस का उलट होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस होता है करंट के गुजरने के रास्ते में रुकावट, कंडक्टेंस होता है करंट के गुजरने के लिए जो आसानियाँ आप अता करते हो उसे। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो इसका यूनिट भी इसका उलट होगा। तो आर का यूनिट ओहम होता है तो कंडक्टेंस का यूनिट पर ओहम हो जाएगा। इस पर ओहम को आप महो कहते हो, यानी ओहम का उल्टा पढ़े तो ओहम बनता है और इसको महो कहते हैं। ये पर ओहम के लिए है और इसको साइमन, फिर साइमन इसका यूनिट रख दिया गया। इसको महो भी कहते हैं, पर ओहम भी कहते हैं, साइमन भी कहते हैं। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम एंड द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन और महो। अब कंडक्टेंस को जब हम पढ़ चुके तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे आते हैं। वो क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हमें रेजिस्टेंस को सीखना होगा। कुछ रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें सीखना है। आप जिस वायर का सहारा ले रहे हो, जिसमें से करंट को गुजार रहे हो, डेफिनेटली दैट वायर विल हैव अ लेंथ एंड इट विल आल्सो एन एरिया। अब उसमें लेंथ भी होगी, एरिया भी होगा। और कोई वायर कितनी रेजिस्टेंस शो करती है ये डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो याद रखें, सपोज दैट दिस इज़ द वायर, आप इसमें से करंट पास ऑन करने जा रहे हैं। दिस विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड दिस विल बी द लेंथ ऑफ द वायर एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं छोटे ए से मेंशन कर रहा हूँ, इसमें स्मॉल ए से। अब इस वायर की लेंथ रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी आप लंबी वायर कर लेंगे रेजिस्टेंस उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्स है, मतलब जितना एरिया बढ़ाते चले जाएंगे यानी वायर मोटी होती चली जाएगी। अब एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। तो इस तंग रास्ते पे करंट गुजरते हुए ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एज यू विल इंक्रीज द एरिया द रेजिस्टेंस विल बी लोअर डाउन। और लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उसे दूर तक सफ़र करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्स। व्हेन प्रोपोर्शनलिटी इज़ टर्न इनटू इक्वलिटी अ कांस्टेंट इज एडेड। यहाँ पे जो कांस्टेंट इसको कहते हैं रॉ, एंड दिस रॉ इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो फ़र्क याद रखिएगा आर में और रॉ में। आर इज़ रेजिस्टेंस, रॉ इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अगर आप कंडक्टर किसी एक मेटल का बनाएं उसमें रॉ की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे का बनाएं कुछ और होगी। तो ये डिपेंड करता है आप कौन किस किस्म का कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल ऑफ कंडक्टर क्या है। इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहते हैं, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज आर इज रेजिस्टेंस, रॉ इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे रॉ की वैल्यू फाइंड करूँगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डिवाइड हो जाएगा। रॉ विल बी इक्वल टू आर ए ओवर एल। अब मैं रॉ के यूनिट निकाल लूँ, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, आर इज़ द रेजिस्टेंस, इट्स यूनिट इज़ ओहम, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का सेंटीमीटर, ये कट गया, ओहम सेंटीमीटर आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे आगे चल के चले, मैं यहाँ से पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद आखिरी यूनिट हम एंड पे बात करेंगे इस पर। फ़िलहाल हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट को डिस्कस कर लिया, दैट इज़ ओहम सेंटीमीटर, इसी इक्वेशन से। अब जिस तरह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, इसी तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। जिस तरह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, इसी तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टेंस होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो याद रखिएगा, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है इसको आप रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। इसी तरह जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसको आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। ये फ़र्क याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी को आप रॉ से मेंशन करते हैं और इसको के से,
कंडक्टिविटी को, और रेजिस्टेंस को R से, कंडक्टिविटी को C से। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मैंने रेसिप्रोकल या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये देखें जैसे R रेसिप्रोकल C का है, ऐसे रो रेसिप्रोकल है K का। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिखूँ, R इज़ अ रेजिस्टेंस और इसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रो इज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और L ओवर ए वैसे का वैसे आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट की वहाँ पे, K को इधर ले आए, C उधर चला जाएगा। और यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर मेरे पास इस तरह का एक क्यूब हो जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, विड्थ भी सेंटीमीटर, तो अल्टीमेटली उसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बिकॉज एरिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ, वो दोनों 1 सेंटीमीटर हैं, देन एरिया विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और लेंथ है 1 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे दोनों को 1 1 पुट करेंगे, देन R विल बी इक्वल टू C, K विल बी इक्वल टू C। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो सकता है, कब? जब लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ कंडक्टर जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ऐसे में ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू C। सो इसलिए जब भी आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफ़ाइन करते हो, उसको डिफ़ाइन करने का यही तरीका है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज़ इंडीड द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर when its length is 1 सेंटीमीटर and its area is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसको इसी की टर्म में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टेंस की टर्म में ही हम डिफ़ाइन करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने K के क्योंकि यूनिट निकालने हैं, तो मैंने रो के निकाले। रो के जो है वो ओहम सेंटीमीटर है, K के इसके उलट होंगे, बिकॉज इट इज़ ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों के रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के होंगे, यूनिट भी रेसिप्रोकल होंगे, उलट होंगे। इसका पर ओहम पर सेंटीमीटर, और हम जानते हैं पर ओहम कहते हैं साइमन को, साइमन पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। सो आज हमने ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी की हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से प्रॉपर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सो आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।